Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Asad Raja, mathematics instructor, tutoria.pk. Chapter number 5, grade 10, mathematics, sets and functions. आइए इसको डिस्कस करते हैं। सेट थ्योरी की डेवलपमेंट में एक मैथमेटिशियन था, जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। उसका बहुत बड़ा किरदार है। सेट थ्योरी की फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स के अंदर। ये मैथमेटिशियन रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में पैदा हुआ। सेट को डिफाइन किस तरह करते हैं? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज जो है वेल डिफाइंड, दूसरी जो है डिस्टिंक्ट। अब वेल डिफाइंड जो वर्ड है, इसका मैथमेटिक्स में और सेट थ्योरी के अंदर क्या मीनिंग बनते हैं? वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीज इस सेट के अंदर बिलोंग करती है और कौन सी चीज बिलोंग नहीं करती। ये मतलब है वेल डिफाइंड का। अब डिस्टिंक्ट जो है, दो ऐसी चीजें हों जो डिफरेंट हों। जैसे दो इंसान जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दो स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल, अब वो एक जैसे नहीं होते। अगर एक क्लास है, हम कहते हैं वो एक सेट है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो मेंबर्स होते हैं सेट के, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो पीपल भी हो सकते हैं, वो कोई लेटर्स भी हो सकते हैं, या और तरह की चीजें भी हो सकती हैं। जैसे हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, इसके अंदर नंबर्स है, काउंटिंग नंबर जैसे हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में 1 2 3 एंड सो ऑन। कोई एक पर्टिकुलर स्कूल है, उसके अंदर ग्रेड 10 के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एक सेट है। उसमें अब पीपल आ गए हैं। जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स लेटर्स हैं, जैसे ए बी सी डी एंड सो ऑन एक्स वाई जेड तक। ये भी एक सेट है। मैथमेटिक्स में ग्रेड 10 के अंदर हम कुछ सेट्स को स्टडी करते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, set of rational numbers, set of irrational numbers, set of real numbers, set of complex numbers। इन तमाम सेट्स को हम ग्रेड 9th में अच्छे तरीके से स्टडी कर चुके हैं। सेट्स के अंदर 4 ऑपरेशंस को हम स्टडी करेंगे। पहला ऑपरेशन है यूनियन का, दूसरा है इंटरसेक्शन, तीसरा है डिफरेंस, चौथा है कॉम्प्लीमेंट। ऑपरेशन ऑफ यूनियन जो है, ये इसको अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो इसकी नोटेशन जो होगी ए यूनियन बी होगी। इंटरसेक्शन के लिए ए इंटरसेक्शन बी, डिफरेंस के लिए ए माइनस बी, कॉम्प्लीमेंट के लिए यू माइनस ए। यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं। इंटरसेक्शन में हम ये देखते हैं कि दोनों के दरमियान में क्या चीज कॉमन आ रही है। और डिफरेंस में हम किसी एक सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट्स अगर वो वहां हैं उनको निकाल देते हैं। और जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट फाइंड हम जब करेंगे तो उसको यूनिवर्सल सेट यू में से सबट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस ए, अगर बी कॉम्प्लीमेंट है यू माइनस बी एंड सो ऑन। यूनियन की और इंटरसेक्शन की कुछ मशहूर किस्म की प्रॉपर्टीज हैं जो इस चैप्टर में शामिल हैं। वो क्या है? पहली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये बात हमने माइंड में रखनी है कि सेट्स के अंदर यूनियन कम्यूटेटिव होता है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे होगा ये? अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो ए यूनियन बी हमेशा इक्वल होगा बी यूनियन ए के। फिर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव है, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन सेट्स के अंदर होल्ड करता है। मैथमेटिकल वे में कैसे डिफाइन करेंगे इसको? अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। फिर है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। यूनियन भी एसोसिएटिव है, इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव होती है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये कैसे होगा? अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं
कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, सेट्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर्स में नोट करते हैं, उनका नाम रखते हैं। तो फिर ये होगा ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर बी और सी की पहले रख ली जाए यूनियन और ए को बाद में उनके साथ यूनाइटेड किया जाए, और इस तरफ ये किया जाए कि बी और सी की पहले रख लें यूनियन और ए को बाद में यूनाइट करें उनके साथ, तो तभी सेम रिजल्ट आएगा। ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। फिर है हमारे पास इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी को पहले इंटरसेक्ट कर लिया जाए, ए को बाद में इंटरसेक्ट किया जाए रिजल्ट के साथ, तो सेम रिजल्ट आएगा। अगर ए और बी को पहले हम कर लें इंटरसेक्ट और सी को बाद में इंटरसेक्ट करें, सेम रिजल्ट होगा। तो ये कहलाती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हमारे पास तीन सेट्स हैं ए, बी एंड सी। तो ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यानी कि ए बाहर से ऑपरेट हो रहा है बी और सी के ऊपर, तो बी पे अलग हो जाएगा और सी पर अलग ऑपरेट हो जाएगा। ऑपरेशन है ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यानी कि इंटरसेक्शन को हम यूनियन पे ऑपरेट कर रहे हैं। ब्रिटिश मैथमेटिशियन था डी मॉर्गन, उसने मशहूर जमाना जो लॉज हैं डी मॉर्गन लॉज वो इंट्रोड्यूस किए। और एक और इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आप लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, तो उसी ने ही तैयार किए थे। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो पहला जो उसका लॉ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इंटरसेक्शन में जब कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट करेंगे तो, और वहां पर ए और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे। सेकंड लॉ क्या है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक लॉ जो है इंटरसेक्शन के लिए है, दूसरा यूनियन के लिए है। आप देख रहे हैं इनके अंदर तीन चीजें ऑपरेट हो रही हैं, तीन ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। मैथमेटिक्स एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, इसको अच्छे अंदाज में स्टडी करने के लिए हमें ग्राफ की जरूरत होती है। जिसने भी मैथमेटिक्स को डीपली अंडरस्टैंड करना है उसकी ग्रिप ग्राफ थ्योरी के ऊपर जरूरी होनी चाहिए। हम ग्राफ थ्योरी की मदद से ही मैथमेटिक्स को अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो वेन डायग्राम है ये सेट्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वेन डायग्राम जो थी ये एक मैथमेटिशियन था जॉन वेन, उसने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था। तो यहां देखें जरा, ये तीन फिगर्स हैं आपके पास। वेन डायग्राम के अंदर ये होता है कि एक रेक्टेंगल के अंदर हम सर्कल्स की मदद से सेट्स को शो करते हैं। जो रेक्टेंगल होती है वो होता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि यू। अगर ए और बी कोई से सेट्स हों तो ए को भी हम किसी सर्कल की मदद से उधर शो करेंगे और बी भी सर्कल की मदद से ही शो होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, देखें पहले डायग्राम जो शो कर रही है वो यूनियन को शो कर रही है, दूसरी इंटरसेक्शन को, तीसरी कॉम्प्लीमेंट को। फिर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड बाइनरी रिलेशन। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? अगर हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी 2 5, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। पहला ऑर्डर्ड पेयर आएगा 1 2, दूसरा आएगा 1 5, तीसरा आएगा 2 2, चौथा आएगा 2 5, पांचवा आएगा 3 2, फिर आएगा 3 5। तो ये किस तरह हुआ? बेसिकली डायग्राम को देखें जरा। पहला जो सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, दूसरा सेट जो है 2 5। आप देख रहे हैं 1 को
हमने ज्वाइन किया 2 और 5 के साथ विद द हेल्प ऑफ एरोज। इस तरह 2 को ज्वाइन किया 2 और 5 के साथ, 3 को मिलाया 2 एंड 5 के साथ। तो हमने ये किया, पहले सेट्स के एलिमेंट्स को बारी बारी दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ ज्वाइन करवा दिया। तो इस तरीके से हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गई, एक और सेट आ गया, एक प्रोडक्ट आ गया, एक रिजल्ट आ गया, जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बाइनरी रिलेशन क्या होती है? इसी A क्रॉस B का कोई भी सबसेट, वो कहलाता है बाइनरी रिलेशन। जैसे देखें, ये इसकी डेफिनेशन है। मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शंस का बहुत बड़ा रोल है। मैथमेटिक्स के बाहर भी डिफरेंट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड्स हैं, उनके अंदर भी फंक्शंस बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। क्या होता है फंक्शन? अ फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स व्हिच कनेक्ट्स ईच इनपुट विद अ यूनिक आउटपुट। ये इसकी डेफिनेशन है जो सिंपल सी है। ये देखें, हम एक रियल वर्ल्ड में रहते हैं, हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे साइंटिस्ट जब रिसर्च करते हैं या टेक्नोलॉजिस्ट जब कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ नीड्स होती हैं, कुछ इश्यूज होते हैं जो साइंटिफिक होते हैं और मैथमेटिकल भी हो सकते हैं। तो जब वो प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, तो उसको हमने सॉल्व करना होता है। अब रियल वर्ल्ड के अंदर जो प्रॉब्लम है वो, और मैथमेटिक्स और साइंस और टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है, जो वर्ल्ड है, वो दोनों सेपरेट हैं। जब प्रॉब्लम आती है तो उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो जो टूल है साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करने का, वो है मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है, उसके लिए हम फंक्शन का टूल अप्लाई करते हैं। यानी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सिंपली साइंस की लैंग्वेज में ले जाने के लिए, लिखने के लिए, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट करने के लिए हम फंक्शंस का टूल अप्लाई करते हैं। जैसे डायग्राम को देखें, ये मैथमेटिकल मॉडल होता है जो लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स होती है। हम किसी भी प्रॉब्लम को मॉडल में ट्रांसफॉर्म किए बगैर उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स की जो फील्ड्स की प्रॉब्लम होती हैं, साइंटिफिक मेजरमेंट्स होती हैं, वहां पर फंक्शन जो है वो ब्रिज की तरह है रियल वर्ल्ड में और वर्ल्ड ऑफ साइंस में। अब सवाल ही पैदा होता है कि वो कौन सी मेजर फील्ड्स हैं या मशहूर किस्म की फील्ड्स हैं जहां पर फंक्शंस को हम अप्लाई करते हैं। वो सैकड़ों के हिसाब से हैं, हजारों के हिसाब से हैं, लेकिन यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स को इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे स्पोर्ट्स की फील्ड है, बायोमैकेनिक्स होती है, उसके अंदर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जब मेजरमेंट्स करते हैं तो वहां अप्लाई करते हैं फंक्शंस को। इंजीनियरिंग है, यहां अप्लाई होती हैं फंक्शंस। एस्ट्रोनॉमी में अप्लाई होती हैं फंक्शंस। और स्पेस ट्रैवल के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मेजरमेंट्स करते हैं, जो मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, वहां पर हम फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा बहुत सी फील्ड्स हैं। अब जरा इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। सपोज करें हमारे पास ए और बी कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और एफ एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। एफ फंक्शन कब होगा? जब डोमेन ऑफ एफ सेट ऑफ ए के इक्वल आ जाए। डोमेन होता है सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज। और ये सेकंड कंडीशन जो है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज एलिमेंट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर कोई ये कंडीशन भी फेल हो जाए या दोनों होल्ड ना करती हूं तो वो रिलेशन फंक्शन है नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सेट है ए 0 1 2 3, बी है 1 2 3 4। एक रिलेशन ड्रा करते हैं। ये देखें, ये डायग्राम है आपके सामने, 0 1 2 3 1 2 3 4। जो डेफिनेशन हमने सीखी फंक्शन की, वहां से हमने दो चीजें सीखी। पहली चीज, पहला जो सेट होगा, सेट ए होगा, उसका कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। वो पहली कंडीशन थी, उसका आसान अल्फाज में मतलब ये था। और जो दूसरी कंडीशन थी, उसका आसान अल्फाज में मतलब क्या था कि पहला सेट पूरे का पूरा इस्तेमाल भी होना चाहिए, तब फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन है नहीं होगा। तो देखिए जरा इस एग्जांपल में, ये फंक्शन है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए जो है, देखिए पहला एलिमेंट है ए, वो रिपीट हो गया, वो दो जगह पर मैप कर गया। दूसरा भी फंक्शन नहीं है
क्योंकि दूसरे में जो सेट ए है उसका डी एलिमेंट रह गया है जिसको हमने यूज नहीं किया, तो पहला भी फंक्शन नहीं है, दूसरा भी फंक्शन नहीं है। तो हमने ये सीखा कि सेट ए जो है, जो पहला सेट है, वो पूरे का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए और उसका कोई भी एलिमेंट रह ना जाए और रिपीट भी ना हो, यानी कि कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो और पूरे का पूरा इस्तेमाल भी हो। अच्छा, डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे पास इस ग्रेड के अंदर नेचर के लिहाज से, उनकी नेचर किस तरह की है। जैसे इनटू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन है। जैसे इनटू में ये होता है कि दूसरा सेट पूरा इस्तेमाल ना हो रहा हो, कोई रिलेशन फंक्शन होगा तब हम देखेंगे वो इनटू है या ऑन टू है या क्या है। पहले उसकी कंडीशन ये है फंक्शन होना चाहिए। इनटू में क्या खास बात होती है, दूसरा सेट पूरा इस्तेमाल नहीं होता। ऑन टू में दूसरा सेट पूरा इस्तेमाल होता है। वन फंक्शन क्या होता है, हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक और एलिमेंट वहां पर मौजूद होता है। बाइजेक्टिव क्या होता है, जो वन भी हो और ऑन टू भी हो। इंपॉर्टेंट नोट है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये बात हमने स्टडी की थी कि हर फंक्शन एक रिलेशन होता है बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। दूसरा नोट क्या है, एवरी फंक्शन मे और मे नॉट बी वन। जरूरी नहीं है हर फंक्शन वन हो और यह भी जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन ऑन टू भी हो। मुझे यकीन है कि चैप्टर आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। इसमें हमने दो मेजर चीजों पे फोकस किया, एक सेट्स और दूसरा फंक्शंस। ये इस चैप्टर की ओवरव्यू था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम असद राजा है, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर, tutoria.pk। थैंक यू।